नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आए हैं बहुत बेहतरीन प्रश्न लेकर आए हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि 3 से 4 माह बाद 4 से 5 माह भी लग सकते हैं, आपका टीजीटी, पीजीटी का एग्ज़ाम हो जाएगा यूपी का। और बिहार का भी एग्ज़ाम जो है वो डेट चूँकि पेपर आउट होने के बाद डेट घोषित होने वाली है, तो उसका भी एग्ज़ाम लगा हुआ है। और जो उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में एलटी की वैकेंसी आ चुकी है, तो जो हमारे उत्तराखंड के मित्र हैं, वो कई सारे हमसे जुड़े हुए हैं और पिछली बार उत्तराखंड के कई सारे मित्र एलटी में हुए थे, तो बहुत सारे लोगों को नौकरी मिली। अभी तक डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी परिवार के लगभग जो मित्र हैं हमारे, तो लगभग जो 300 मित्र हैं, उनको अभी तक जॉब मिल चुकी है। 300 मित्रों को, लगभग 300 मित्रों को जॉब मिल चुकी है। आपने देखा था बिहार का जब पीजीटी का रिजल्ट आया था, तो लगभग 15 मित्र सिलेक्ट हुए। और आपका जीआईसी का रिजल्ट यूपी का आया था, उसमें बहुत सारे मित्र सिलेक्ट हुए। और एमपी का आया था, तो जो टॉपर था एमपी का, वो डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी परिवार का था। उनका 3 जगह हुआ था, बिहार में भी हुआ था, झारखंड में, और अंत तो उन्होंने झारखंड ज्वाइन किया। क्योंकि उनसे बात हुई तो पेमेंट का कुछ इशूज था, तो हमने कहा झारखंड में पेमेंट अच्छी है और बाकायदे जो महंगाई भत्ता है यानी डीए प्रॉपर बढ़ता रहता है, जबकि एमपी है और बिहार है, ये थोड़ा सा दिक्कत करते हैं। तो ये चलो, ये तो दूसरा मैटर हो गया। तो इस तरह से आप भी हमसे जुड़ सकते हैं, हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी। देखिए, एक चीज मैं आपसे जरूर कहूंगा, आप सेल्फ मेहनत करेंगे तो आपको बनाना भी है। ध्यान रखिएगा, सेल्फ मेहनत में एक नुकसान है, आपको चुनना भी है। आपको चुनाव करना है, मुझे बनाना क्या है, फिर किचन में बनाना है और फिर खाना है। स्वाद आए ना आए, फिर आपको खाना पड़ेगा। और यहाँ क्या है, यहाँ चुनते हमें, बनाते हमें, सिर्फ आपको खाना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप हमसे जरूर जुड़े। डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। कोर्सेज मिनिमम फीस पर है, केवल 799 में बैच उपलब्ध है, और 1199 में उपलब्ध है, और एक बैच 1099 उपलब्ध है। प्रैक्टिस बैच केवल 499 में उपलब्ध है। इतनी सस्ती फीस है, आज ही हमसे जुड़िए। और इसके अलावा आपको और क्या मिलेगा, नोट्स की पूरी लाइब्रेरी, जिसमें 1500 पीडीएफ है, जिसमें बुक है। एक एक बुक की कीमत 11-11, 12-12, 1500 रुपए है। वो बुक्स आपको पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल रहेगी, नोट्स अवेलेबल रहेंगे, और रात में डिस्कशन शुरू हो गया है, तो डिस्कशन भी अवेलेबल रहेगा आपके सिलेबस के अनुसार। ये सब आपको फ्री ऑफ कास्ट मिलेगा। आज ही जुड़े, हमें आज ही फॉलो करें। हमारा ऐप डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी है। क्रिएट अकाउंट पर जाएंगे, नया अकाउंट बनाएंगे। किसी भी अधिक जानकारी के लिए हमें इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। ईमेल आईडी जिस पर आपको उचित लगे विजिट कर सकते हैं। चलो देखते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, डीएनए सेगमेंट विच पार्टिसिपेट इन क्रॉसिंग ओवर। कहता है वह डीएनए का खंड कौन सा है जो क्रॉसिंग ओवर में या क्रॉसिंग ओवर पर पार्टिसिपेट करता है। तो हमने आपको, ये चूंकि पुराना क्वेश्चन है, इससे पिछली क्लास में बताया था। हमने कहा था रिकॉन क्या होता है, यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। सिस्टोन क्या होता है, ये क्वेश्चन बने हैं पीजीटी में। यूनिट ऑफ फंक्शन, या जो फंक्शनल यूनिट होती है उसे सिस्टोन कहते हैं। म्यूटान क्या होता है, यूनिट ऑफ म्यूटेशन। यूनिट ऑफ म्यूटेशन को म्यूटॉन कहते हैं। ओपरान मॉडल आप सब जानते ही हैं। तो जैकब एंड मोनान ने दिया था ओपरान मॉडल, तो ये आपको बता रहा था। तो चूंकि क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, जो टुकड़े होते हैं, जो क्रॉसिंग ओवर होता है पैकेट इन स्टेज में, तो उसमें क्या होता है, टुकड़ों का आदान प्रदान होता है। तो उसमें क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा। तो ऑप्शन ए सही होगा, रिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीएच मॉर्गन ने अपने सभी आनुवंशिक कार्यों के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया था। तो ड्रोसोफिला का प्रयोग किया था, ये सब जानते हैं। पहले कक्षा में था। न्यूरोस्पोरा क्या होता है, इसे न्यूरोस्पोरा को हम प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला कहते हैं। ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बना हुआ है। प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला किसे कहते हैं, न्यूरोस्पोरा को कहते हैं। चलिए अब हम मेन क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है 23 नंबर पर, द क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए मॉलिक्यूल वाज सजेस्टेड बाय। पीजीटी का बना हुआ क्वेश्चन है और टीजीटी में भी बना हुआ है। ये कहता है
टीआरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल किसने दिया था? क्लोवर लीफ मॉडल क्या था? तो अगर हम थोड़ा-सा आपको समझाएँ तो ये इस तरह का, इधर बनाएँ क्योंकि वो हमारे पीछे आ रहा है। ये इस तरह का आपने देखा होगा बुक में आपका क्लोवर लीफ मॉडल ये इस तरह का था और ये होता है सीसीए और ये होता है एंटी कोडान एरिया, एंटी कोडान। इसे क्लोवर लीफ मॉडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉरी, क्लोवर लीफ मॉडल के नाम से जानते हैं। इसको देने का श्रेय जाता है किसको? रॉबर्ट होली को। किसको जाता है? रॉबर्ट होली को जाता है। किसका देने का? क्लोवर लीफ मॉडल देने का श्रेय जो जाता है वो जाता है क्लोवर लीफ मॉडल किसने दिया? रॉबर्ट हॉली ने। वाटसन क्रिक ने क्या दिया था? तो इन्होंने दिया था डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। किसका? डीएनए का। ये भी पीजीटी में बना था। 2021 में क्वेश्चन बना हो या फिर जीआईसी प्री में क्वेश्चन बना हो। अब आप देख लीजिएगा ये क्वेश्चन अभी 2021 में किसी भी एग्जाम, कई सारे एग्जाम हुए थे यूपी के, उसमें ये क्वेश्चन बना था। वाटसन क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का दिया था। उन्होंने ये वाला सजेस्ट किया था, ये वाला मॉडल डीएनए का। एच जी खुराना क्या है? एच जी खुराना मतलब हरगोविंद खुराना। क्वेश्चन एक्चुअली में हम आपको एक क्वेश्चन बताते हैं, वो देखने में एक क्वेश्चन होता है मगर आप हमारे अगर एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आप में इतनी क्षमता डेवलप हो जाएगी कि आप मिनिमम 10 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यही तो डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी की खासियत है। हम अपनी जो थ्योरी क्लासेस जो हमारी ऐप पर आप जुड़ेंगे तो देखेंगे जितनी भी थ्योरी क्लासेस हैं मैंने नोट्स बना के पढ़ाया है। हमने ऐसा नहीं कि आप कुछ कोचिंग सेंटर वाले हैं, बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं जो अन्य से जुड़े थे, हम नाम नहीं लेना चाहिए ऐसे प्लेटफॉर्म पे। उन्होंने कहा कि सर फंगस जो है, कवक है जो फंगस है, बोले उन्होंने 3 मोटी-मोटी कॉपियाँ बनवा दी हैं फंगस की। मैंने कहा बड़ी अजब स्थिति है। 3 मोटी कॉपियाँ पढ़ेंगे, केवल कवक का पढ़ेंगे, तो आप 7 जन्मों तक पीजीटी क्या, कोई भी एग्ज़ाम निकाल ही नहीं सकते। आपको क्या करना है कि जैसे छन्नी होती है, तो जब आटा हम छानते हैं, तो जो उसका मेन चीज़ें होती हैं, वो नीचे आ जाती हैं, बकाया छन के ऊपर। तो वो छन्नी लगाकर आपको हमने जो पढ़ाया है फंगस, तो मुझसे लगता है 15 पेज में होगा और उन 15 पेजों में 15 पेज होंगे और उन 15 पेजों में मुश्किल ही ऐसा कोई क्वेश्चन निकल पाए एग्ज़ाम में जो उसके बाहर निकल पाए। तो हमने क्या किया? अनुभव। मैं खुद एक लेक्चरर हूँ और बहुत सारे एग्ज़ाम क्लियर किए, जीआईसी क्लियर किया, पीजीटी का एग्ज़ाम क्लियर किया, टीजीटी किया, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का एग्ज़ाम क्लियर किया। तो ये अनुभव जो दसियों साल का अनुभव है, वो आपको हम देते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं बस आए और मीठी-मीठी बातें कर दें, ये हो गया, वो हो गया और बच्चों से आप ले सकते हैं। हमारा टेलीग्राम का जो लिंक है, वो ऐप उसमें आपके यूट्यूब पर दिया हुआ है। टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, जब सिलेक्शन होता है देख लीजिएगा बाहर आती है। वहाँ लड़के डालते हैं सर मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा हो गया, तब आपको पता चलेगा। चलिए, अच्छा एचजी खुराना, हरगोविंद खुराना की बात करें तो हरगोविंद जो खुराना थे, इन्होंने जेनेटिक कोड के खोज में मदद की थी। जेनेटिक कोड के खोज में मदद की। दूसरा, इन्होंने मतलब फर्स्ट अगर कोई पूछ दे, फर्स्ट जेनेटिक कोड, फर्स्ट जेनेटिक कोड किसने क्रैक किया था? ध्यान रखिएगा, सब सब समझिएगा। क्रैक्ड किसने किया था फर्स्ट जेनेटिक कोड? तो हरगोविंद खुराना ने क्रैक किया था। दूसरा, इन्होंने फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर पीसीआर, पीसीआर के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल भी दिया था। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट प्रिंसिपल पीसीआर के लिए दिया था। क्या दिया था? पीसीआर के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल्स दिया था। क्या दिया था? पीसीआर के लिए। और पीसीआर की पीजीटी और उसमें अल्टीमेट क्वेश्चन बना है, पीसीआर का डेवलप किसने किया था? तो कैरीमुलस ने किया था। ध्यान रखना शब्दों का अंतर है। कैरीमुलस ने पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को डेवलप करने का श्रेय कैरीमुलस को जाता है। मगर जो उसके सिद्धांत देने का अगर श्रेय पूछे तो हरगोविंद खुराना को जाता है। ध्यान रखिएगा। और इन्होंने फर्स्ट सिंथेसाइज कंप्लीट जीन बनाई थी। फर्स्ट सिंथेसाइज कंप्लीट जीन बनाई थी। कंप्लीट जीन बनाई थी।
ये था। जैकब मोनार्ड ने क्या दिया था? तो जैकब मोनार्ड ने ओपरान मॉडल दिया था, ओपरान मॉडल दिया था। ये सारे के सारे हमने आपको बता दिया, क्योंकि टीआरएनए का जो क्वेश्चन था उसका ऑप्शन बी सही। ये क्यों बताए गए? ये आप कहेंगे एक्स्ट्रा डाटा क्यों? क्योंकि इनसे आप लगभग 10 क्वेश्चन इस डाटा से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैम्ब्रुस क्रोमोसोम आर नॉट फाउंड इन द। लैम्ब्रुस गुणसूत्र निम्नलिखित में किसके अंडकों में नहीं पाया जाता है? ध्यान रखिएगा, लैम्ब्रुस जो क्रोमोसोम्स है वो प्राय किसके अंडकों में नहीं पाया जाता है? किसके अंडकों में लैम्ब्रुस क्रोमोसोम नहीं पाया जाता है? तो लैम्ब्रुस क्रोमोसोम प्राय मैमल्स के अंडकों में नहीं पाया जाता है। देखिए, लैम्ब्रुस क्रोमोसोम क्या होता है? फर्स्ट सीन इन, यहां पहले एक भी देख लो, पहले इसको देखा किसने था, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो फ्लेमिंग ने देखा था। किसने देखा था? फ्लेमिंग ने 1882 में देखा। एक नंबर का क्वेश्चन तैयार। फिर ये किसमें पाया जाता? फाउंड इन एम्फीबियन oocytes, एम्फीबियन के oocytes में देखने को मिलता है। और कहां पाया जाता है? कहता बर्ड्स के उस साइड में पाया जाता है, यानी इसमें पाया जा रहा है, इसमें पाया जा रहा है, बर्ड्स के उस साइड में पाया जा रहा है। और कहां पाया जाता है? रेप्टाइल्स में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा। और सम इन्वर्टिब्रेट्स, और कुछ इन्वर्टिब्रेट्स में, कीट आदि में देखने को मिलता है, मगर मैमल्स में देखने को नहीं मिलता है। ध्यान रखिएगा। और लैम्ब्रुस क्रोमोसोम का नाम किसने दिया? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, भैया नाम किसने दिया, यानी पंडित कौन था? ये जब जन्म हुआ लैम्ब्रुस का तो पंडित कौन था? तो रुकर्ट ने दिया था। किसने दिया था? रुकर्ट ने 1892 में नामकरण किया था। ध्यान रखिएगा। लैम्ब्रुस क्रोमोसोम पाया किस में जाता है? तो रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस में, बर्ड्स में, हमने लिखा बर्ड्स में, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, और कुछ इन्वर्टिब्रेट्स में, इन्वर्टिब्रेट में देखने को मिलता है। मैमल्स में नहीं मिलता, तो ऑप्शन डी को सही करेंगे। लैम्ब्रुस क्रोमोसोम है क्या? जियांट प्रकार का क्रोमोसोम है, यानी दैत्याकार क्रोमोसोम है। दो आते हैं, पॉलीटीन और लैम्ब्रुस। कहीं कहीं ये क्वेश्चन अभी असिस्टेंट प्रोफेसर जो विज्ञापन 50 में यूपी में हुआ था, तो ये क्वेश्चन चैलेंज हुआ है। कुछ किताबों में लैम्ब्रुस को सबसे बड़ा क्रोमोसोम दिया है और कुछ में पॉलीटीन क्रोमोसोम को सबसे बड़ा दिया हुआ है। तो पॉलीटीन क्रोमोसोम वैसे किताबों में ज्यादा मिलता है, तो वही सही हुआ था, मगर उसको कोर्ट में केस गया था। कुछ लोगों ने बुकों में लैम्ब्रुस क्रोमोसोम लिखा है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत है, बहुत कंफ्यूजिंग बना है। तो वैसे पॉलीटीन क्रोमोसोम सबसे जियांट क्रोमोसोम में आता है। तो ये है, किताबों में है, अलग अलग किताबों में थोड़ा सा विविधता है। तो ये हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज है क्वेश्चन। अभी तक जो बॉटनी विषय है, उसके जो वैकेंसी 5 कोर्ट में फंसी हुई है, और वो फंसी हुई है, और उसी के चक्कर में बेटिंग भी क्लियर नहीं हो रही है बॉटनी की। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियोसिस अकरिंग। मियोसिस को और किस नाम से जानते हैं? तो रिडक्शन डिवीजन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रिडक्शन या न्यूनकारी विभाजन के नाम से जानते हैं। और किसके नाम से जानते हैं? न्यूनकारी विभाजन के नाम से जानते हैं, रिडक्शन डिवीजन के नाम से जानते हैं। ये हरदम कहां होता है? तो जनन सेल में होता है, यानी जर्म सेल में ही होता है। क्योंकि इसमें क्रोमोसोम की संख्या 1 से 4 कोशिकाएं बनती हैं, और क्रोमोसोम की संख्या हैप्लॉइड हो जाती है। ये तो ये क्या होगा? आल जर्म सेल, सभी जन्म कोशिकाओं में। सोमैटिक कोशिकाओं में क्या होता है? तो माइटोटिक डिवीजन होता है, यानी सूत्री, हिंदी में बोलेंगे तो सूत्री विभाजन होता है। यहां से एक ने क्वेश्चन आप अगर पढ़ रहे हैं तो माइटोसिस और मियोसिस बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। यहां से आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन द सबस्ट्रेट लेवल
फास्फोराइलेशन टेक प्लेस इन। वायवीय श्वसन के दौरान सबस्ट्रेट स्तर फास्फोरिलीकरण होता है। केवल कोशिका द्रव्य में होता है, केवल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कोशिका द्रव्य तथा गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होता है। आखिर कहता है ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, आक्सीय श्वसन में। तो देखिए आक्सी जब शब्द लगता है, आक्सीय श्वसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ लगाएंगे? तो 26 का आंसर हम क्या करेंगे? तो 26 का साइटोप्लाज्म हम वैसे लगाएंगे इसका क्या? द सबस्ट्रेट फास्फोराइलेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, द सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन टेक प्लेस इन। इसका ऑप्शन सी करेंगे। क्या करेंगे? सी। माइटोकॉन्ड्रिया और सबस्ट्रेट लेवल है और साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि जो ग्लाइकोलिसिस होती है वो होती है साइटोप्लाज्म में, और जो क्रेब्स साइकिल होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया। इसको एक बार आप चेक भी कर लीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, देख लीजिएगा। वैसे ऑप्शन हमारे हिसाब से सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया इन द ह्यूमन स्पर्मेटोजोआ आर फाउंड इन। कहता है कि स्पर्मेटोजोआ का मतलब यहां लगाएंगे हम स्पर्म से। क्या लगाएंगे? स्पर्म। स्पर्म की अगर संरचना देखेंगे तो स्पर्म कुछ इस तरीके से बना होता है, ये और ये बना होता है। ये यहाँ क्या होता है? ये होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये क्या होता है? यहाँ गोल्जी बॉडी भरी रहती है। ये क्वेश्चन बना हुआ है, गोल्जी बॉडी। और इसे क्या बोलते हैं? एक्रोसोम बोलते हैं। एक्रोसोमी क्वेश्चन पूछता है, एक्रोसोम में कौन सा कोशिकांग सबसे ज्यादा पाया जाता है? ये वाला क्या होता है? यहाँ न्यूक्लियस होता है। ये वाला भाग क्या होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। और इसको क्या बोलते हैं? मिडिल पीस। क्या बोलते हैं? मिडिल पीस के नाम से जानते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्राय मिडिल पीस में पाया जाता है। न्यूक्लियस ये है, एक्रोसोम ये है, और टेल। ठीक है, तो हम ऑप्शन लगाएंगे डी, सॉरी सी, मिडिल पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following scientists gave फाइनल टच ऑफ सेल थ्योरी? वो वैज्ञानिक कौन से थे जिन्होंने सेल थ्योरी का फाइनल टच दिया? एक्चुअली में सेल थ्योरी दो वैज्ञानिकों ने दिया। सेल थ्योरी अगर पूछेगा तो सेल थ्योरी देने का श्रेय जाता है स्लाइडेन और स्वान को। सेल जो थ्योरी है वो स्लाइडेन और स्वान ने दिया। रॉडल्फ विर्चो ने क्या दिया था? सेलुला ई सेलुला। इन्होंने सेल थ्योरी को फाइनल टच दिया था, रॉडल्फ विर्चो ने। इन्होंने कहा था प्रत्येक कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से बनती। हिंदी में अगर कहेंगे तो इनका कहना था कि प्रत्येक जो कोशिका होती है वो अपनी पहले वाली कोशिका से निर्मित होती है। ये किसने कहा था? रॉडल्फ विर्चो ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, साइटोक्रोम आर फाउंड इन। साइटोक्रोम कहां पाया जाता है? तो साइटोक्रोम जो पाया जाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में पाया जाता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना देखें तो आप देखेंगे कि इस तरह से ये माइटोकॉन्ड्रिया होती है। तो ये इस संरचना को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको हम मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? और ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गई इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर चेम्बर, ये इनर चेम्बर। तो क्रिस्टी में साइटोक्रोम देखने को मिलते हैं। लाइसोसोम आप सब जानते हैं, इसको आत्महत्या की थैली बोलते हैं, सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं, आत्महत्या की थैली। माइटोकॉन्ड्रियल आउटर वाल तो मैंने बता ही दिया, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो ये जो साइटोक्रोम पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टी में देखने को मिलते हैं। इलेक्ट्रॉन पाथवे जब आप पढ़ेंगे रेस्पिरेशन श्वसन में क्रेब साइकिल के बाद जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे तो देखेंगे कि सी जो है A1 इस तरह से पाए जाते हैं, तो वो आप पढ़ लीजिएगा। हर्डमानिया है, हर्डमानिया क्या है? हर्डमानिया हम आपको बता दें कि जो हर्डमानिया होता है और वो कहाँ पाया जाता है?
हाँ, अच्छा ये वाला बता दें कि इसमें कौन सा पाया जाता है? तो साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम क्रिस्टी में अक्सर साइटोक्रोम सी देखने को मिलता है, देख लीजिएगा। हार्डमानिया है, तो हार्डमानिया क्या है? हार्डमानिया क्या है? तो कहता है जो हार्डमानिया होता है वो एक एसिडियन है। क्या है? एसिडियन ट्यूनिकेट्स है। यूरोकार्डेटा, हेमिकार्डेटा आपने पढ़ा होगा। हेमिकार्डेटा, यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो ये एसिडियन ट्यूनिकेट्स है हार्डमानिया। इसे इसका अगर चित्र बनाएंगे तो अब तो चूंकि बीएससी में शायद इसे हटा दिया है, मगर जब हमने बीएससी किया था तो ये हमारे सिलेबस में हार्डमानिया रहता था। ये इस तरह से, ये दो साइफन बने थे, ये ऐसे, और यहाँ इसे मेटल कहते थे। ये हार्डमानिया इस तरह का है, और जो क्या है मैरीन समुद्र में पाया जाता है। ठीक है, और ये इस तरह से वाटर लेता था, एक साइड से निकालता था हार्डमानिया। तो ये होता कैसा है हार्डमानिया? तो हार्डमानिया होता है बाइसेक्सुअल। कैसा होता है? बाइसेक्सुअल। प्रोटोगाइनस होता है। प्रोटोगाइनस का मतलब ये होता है, ध्यान रखिएगा, प्रोटोगाइनस का मतलब ये होता है कि इनमें जो ओवा है वो पहले ओवा मैच्योर फर्स्ट, पहले मैच्योर हो जाते हैं। मतलब ओवा जो है, अंडाणु पहले मैच्योर, वो पानी में छोड़ देते हैं। और जबकि स्पर्म जो है, वो स्पर्म वो बाद में मैच्योर होते हैं। स्पर्म क्या होते हैं? बाद में मैच्योर होते हैं। इसीलिए इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता, इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। तो ऑप्शन बी लगाएंगे, बाइसेक्सुअल प्रोटोगाइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीनोइड एंड साइक्लोइड स्केल आर फाउंड इन रिस्पेक्टिवली। देखिएगा, जब स्केल आप फिश पढ़ेंगे, जब आप फिश चैप्टर पढ़ेंगे मछली, वो चाहे आप इंटरमीडिएट में एनसीईआरटी पढ़ लें, और वैसे बीएससी में बाकायदे फिश का पूरा एक कॉर्डेट्स में पूरा एक क्या कहते हैं 3-4 चैप्टर हैं, जिसमें हमारे समय में स्केलियोडॉन था। अब आपके अभी तक मैंने जब मैं डिग्री में पढ़ा रहा था तो स्केलियोडॉन था वाले में डॉग फिश। तो अब हमें लगता है जो नेप आया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो चूंकि जैसे ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी है तो मैंने चेंज किया, तो मुझे नहीं मालूम चला कि क्या आया क्या सिलेबस में नहीं आया। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मुझे नहीं मालूम कि स्केलियोडॉन वगैरह है कि नहीं है, क्या किया है, क्योंकि सिलेबस बहुत कम कम कर दिया है। तो टीनोइड साइक्लोइड स्केल्स आर फाउंड इन रिस्पेक्टिवली। तो ये किस में पाए जाते हैं? तो ये बोनी फिश में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? बोनी फिश में पाए जाते हैं। जिसके अंतर्गत कौन आता है? रोहू आती है। कौन आती है? रोहू आती है। और कौन आती है? एमिया आती है। एमिया को और किसके नाम से जानते हैं? बोफिश के नाम से, धनुष मछली, एमिया को बोफिश के नाम से जानते हैं। तो देखो ये लिखा हुआ है रोहू और एमिया। और यहाँ डॉगफिश, डॉगफिश कॉर्टिलेज होती है। कॉर्टिलेज, इसका जो मतलब उपांग बने रहते हैं वो कॉर्टिलेज के बने रहते हैं। इसके जो बोन्स होती हैं वो कॉर्टिलेजस होती हैं, कॉर्टिलेज की बनी होती है, तो इसे कॉर्टिलेजस फिश के नाम से जानते हैं। और जबकि एमिया क्या है? ये बोनी फिश है। बोनी फिश है, तो ये वाला तो गलत हो गया। एमिया बोनी फिश, ये कैसा है? कॉर्टिलेज है। ये कॉर्टिलेज है, ये बोनी फिश है। तो ऑप्शन रोहू और एमिया जो है ये कैसी हैं? इनमें टीनोइड और साइक्लोइड स्केल प्रेजेंट रहते हैं। क्या रहते हैं? टीनोइड एंड साइक्लोइड स्केल्स आर फाउंड इन रिस्पेक्टिवली इन रोहू और एमिया। एमिया का दूसरा नाम बोफिश है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका दूसरा नाम क्या है, तो बोफिश है। ये आपको इंटरमीडिएट की किताब में भी मिल जाएगा। बीएससी में अगर आप अच्छी किताब अगर मानेंगे तो देखो, उनका नाम नहीं आ रहा मुझे, कोटपाल त्यागी, आर एल कोटपाल। तो आर एल कोटपाल की बुक बहुत अच्छी है कॉर्डेट्स के लिए, कॉर्डेट्स और इनवर्टिब्रेट्स दोनों के लिए कोटपाल की बुक बहुत अच्छी है, और काफी डीपली दिया हुआ है, अच्छा मैटर है। और ऐसी भाषा भी ऐसी है कि इजिली समझ सकते हैं, तो आप वहां देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच द फॉलोइंग अपेंडेजेस ऑफ प्रॉन द प्रोडो ब्रांच इज अटैच्ड। झींगे के पोडो ब्रांच निम्न में से किस उपांग के साथ जुड़ा होता है? जब आप झींगा पढ़ते हैं, आर्थ्रोपोड्स पढ़ते हैं, उसमें एक झींगा आप पढ़ते हैं, तो झींगा जो पढ़ते हैं तो कहता है किसमें यह अटैच रहती है?
तो किस में अटैच रहती है? सेकेंड मैक्सिली पीट्स में अटैच रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनोजेनेटिक पैरासाइट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनोजेनेटिक पैरासाइट? निम्नलिखित में कौन सा मोनोजेनेटिक परजीवी है? मोनोजेनेटिक परजीवी का अर्थ यहां ये हुआ कि जो जीवन चक्र एक ही जीव में पूरा करता है। देखिए दो तरह के जीव होते हैं, मोनोजेनेटिक और डाइजेनेटिक। ये अपना जीवन चक्र दो में, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये आधा जीवन चक्र मच्छर में पूरा करता है और आधा ह्यूमन में यानी मैन में। टीनिया सोलियम सुअर और किस में करता है? मनुष्य में। फैसियोला हिपैटिका ये किस में करता है? फैसियोला हिपैटिका अगर हम बात करेंगे तो ये बकरी में और स्नेल में, घोंघे में। जबकि स्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस जो है वो केवल मनुष्य में या जिस भी जीव में, अगर पशुओं का है तो सिर्फ पशु में ही अपना जीवन चक्र पूरा करता है, इसलिए यह द्विपोषदी ना होकर एक पोषदी होता है। देखो मोनोजेनेटिक का यहाँ मतलब है एक पोषदी। एक पोषदी का मतलब होता है जो अपना जीवन चक्र एक पोषद में या एक होस्ट में अगर पूरा कर रहा है तो उसे हम मोनोजेनेटिक कहते हैं। डाइजेनेटिक जो अपना जीवन चक्र दो जीवों में पूरा करे, आधा जीवन चक्र एक में और आधा जीवन चक्र एक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following corals is the example of solitary corals? देखिए कोरल कई होते हैं, एक होते हैं फ्री लिविंग सोलेटरी जो यहाँ है मतलब एकक। सोलेटरी में फंजिया आता है, क्या आता है? फंजिया। फंजिया की अगर बात करें इसे मशरूम, ध्यान रखिएगा, मशरूम कोरल के नाम से जानते हैं। आपसे पूछ सकता है, एग्जाम में पूछा हुआ है मशरूम कोरल किसे कहते हैं, तो फंजिया को मशरूम कोरल कहते हैं। फिर आता है मिलीपोरा को क्या बोलते हैं? हाइड्रोइड कोरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोइड कोरल के नाम से जानते हैं। मिंड्रिना क्या होता है? ध्यान रखिएगा, मिंड्रिना क्या होता है? इसे ब्रेन कोरल के नाम से जानते हैं। ब्रेन कोरल के नाम से जानते हैं। स्पंज तो आप सब जानते ही, तो ऑप्शन बी सही करेंगे, सोलेटरी कोरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीमॉर्फिक एनिमल कौन सा होता है जिसमें कई सारे जॉइंट्स पाए जाते हैं? जब आप सीलेंट्रेट पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा, जब आप सीलेंट्रेटा पढ़ते हैं, कौन पढ़ते हैं? सीलेंट्रेटा या नाइडेरिया ही बोलते हैं सीलेंट्रेट को। तो जब आप वहां पढ़ेंगे तो वहां बहुत सारे जीव होते हैं। एक्चुअली में बीएससी में ओबेलिया और ऑरिलिया दो ही है जो हम, और इंटरमीडिएट में पहले हाइड्रा था, तो ये तीन है। मगर इनके बाद में जनरल करेक्टर में जब पढ़ते हैं तो पॉलीमॉर्फिक आता है जिसके बहुरूपी बोलते हैं। तो बहुरूपी क्या होता है? तो बहुरूपी की बात करें तो 34 में क्या सही होगा? हाइड्रेक्टीनिया। क्या है? हाइड्रेक्टीनिया जो है ये क्या होता है? पॉलीमॉर्फिक होता है। क्या होता है? पॉलीमॉर्फिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्यू फीवर इज कॉज्ड बाय, जूड़ी कारण है, एग्यू फीवर किसके कारण आता है? तो ये प्राय मतलब ठंडी देकर बुखार। तो देखिए मलेरिया का ये ठंडी देकर बुखार आना, तो ये आता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से। किससे आता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से आता है। लिस्मानिया डोनोबानी से कौन सा आता है? काला आजार हो जाता है। काला आजार हो जाता है, इसमें भी फीवर आता है। ये बहुत पॉजिटिव में क्वेश्चन पूछा गया है, काला आजार, लिस्मानिया डोनोबानी। फिर लिस्मानिया डोनोबानी हो गया, और सिस्टोसोमा माइनोसोनी से क्या होता है? आयरजा डिसीज होता है। ये बाउचेरिया ब्रैंकोफेटाई से क्या होता है? पील पांव हो जाता है। क्या हो जाता है? पील पांव या फाइलेरिया हो जाता है। फाइलेरिया हो जाता है। तो हमारा चूंकि जो क्वेश्चन पूछा है वो बी को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युगलीना बिलोंग टू द विच फॉलोइंग क्लास? युगलीना प्राय किस क्लास को बिलोंग करता है? तो देखिएगा मैस्टिगोफोरा, मैस्टिगोफोरा में जब आप पढ़ेंगे प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन,
प्रोटोजोआ का जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन आप पढ़ते हैं तो उसमें फिर बहुत सारे आते हैं। तो ये चूंकि यूग्लिना में क्या होता है, प्लांट के भी कैरेक्टर होते हैं, प्लांट के कैरेक्टर्स होते हैं और एनिमल कैरेक्टर्स होते हैं। इसको रखा गया फाइटोमैस्टिगोफोरा में। किसको रखा गया है? फाइटोमैस्टिगोफोरा के अंतर्गत रखा गया है। फाइटोमैस्टिगोफोरा के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if an actin inhibiting drug is injected into an amoeba its movement। ये पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपी के। अगर एक्टिन इनहिबिटिंग ड्रग मतलब एक्टिन को रोकने वाला अगर ड्रग हम यूग्लिना में इंजेक्ट कराएं तो वो क्या होगा? तुरंत रुक जाएगा, बिकम फास्टर, बिकम स्लोअर, अप्रभावित रहेगा। तो 38 का हम क्या सही करेंगे? ए। 38 का सही करेंगे। तो 38 का हम करेंगे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच किंगडम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड इन विटकर। विटकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने क्या दिया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजिया, एनिमलिया और प्लांटी। नहीं नहीं, हाँ मोनेरा। तो इन्होंने प्रोकैरियोट्स को मोनेरा में रखा, प्लांटी में प्लांट को रखा, प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ को रखा, एनिमेलिया में एनिमल्स को रखा और फंजाई में फंजिया में फंगस को रखा। तो हमारा आएगा मोनेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूल्जन रीजेंट इज यूज टू स्टेन विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में फ्यूल्जन अभिकर्मक का प्रयोग किसके स्टेन करने के लिए किया जाता है? तो ये प्राय डीएनए की स्टेन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसजेनिक प्लांट आर प्रोड्यूस्ड बाय। ट्रांसजेनिक पादप उत्पन्न किए जाते हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट में क्या होता है? हम फॉरेन जीन को, ध्यान रखिएगा, हम क्या करते हैं? फॉरेन जीन को इंटर करा देते हैं। तो इंट्रोड्यूस, विदेशी जीनों को प्रविष्ट कराकर। या सिंपल सा क्वेश्चन है। सीट्रस कैंकर रोग किससे होता है? तो ये बैक्टीरियल डिजीज है। क्या है? बैक्टीरियल। किसके कारण होता है? जैंथोमोनास सीट्री के द्वारा होता है। तो ये कौन सी डिजीज है? बैक्टीरियल डिजीज है, जैंथोमोनास सीट्री। इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा जब नींबू जो लेते हैं, नींबू लेते हैं तो नींबू में देखना रेड रेड चकत्ते पड़े रहते हैं इस तरह, ये ऐसे से छोटे छोटे धब्बे, वो सीट्रस कैंकर के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस फार्मूला एक्सप्रेसिंग टू द जीनोटाइपिक एक्सपेक्टेशन प्रोजिनी इन टर्म द गैमेटिक यानी एलिलिक फ्रीक्वेंसीज द पैरेंटल जीन पूल वाज प्रपोज्ड बाय। पैतृक जीन पूलिमक आवृत्तियों के संदर्भ में संतान के आनुवंशिकी अपेक्षाओं को व्यक्त करने वाला प्रसिद्ध सूत्र किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो वो सूत्र प्राय जो प्रस्तावित किया गया था वो किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया था? हार्डी विनबर्ग लॉ के द्वारा किया गया था। तो हार्डी विनबर्ग के द्वारा। 44 में क्या है? एन इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक लेवल ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जस्ट गैसेस डस नॉट लीड टू। ऑटोमोबाइल निष्कासन गैसों के वातावरणीय मान में बढ़त से नहीं होता है। क्या नहीं होता है? ऑटोमोबाइल निष्कासन गैसों के वातावरणीय मान में बढ़त से नहीं होता है। पीबी प्रदूषण, कड़की वायु प्रदूषण, O3 पोल्यूशन, O3 डिप्लीटेशन। तो इसका आंसर क्या करेंगे 44 का? तो 44 का आंसर करेंगे हम डी, O3 डिप्लीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमंग द फॉलोइंग द बेस्ट बायो फर्टिलाइजर राइस। राइस का ये पीजीटी और जीआईसी में बना हुआ क्वेश्चन है। पूछा है, क्या पूछा हुआ है?
कि निम्नलिखित में से चावल के लिए सर्वश्रेष्ठ जैव उर्वरक है, तो वो है एजोला पिन्नाटा। एजोला पिन्नाटा क्या है? तो ये सबसे स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट है, स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट्स है, ध्यान रखिएगा एजोला। ये आपको तालाबों में देखने को मिलेगा, एजोला पिन्नाटा। तो ऑप्शन सी सही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। आज ही हमारे ऐप को डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप को डाउनलोड करिए, क्रिएट अकाउंट करिए, आज ही जुड़िए, अपनी तैयारी को धार दीजिए। अधिक जानकारी के लिए कॉल या मैसेज कीजिए। इसी के साथ में आज्ञा दीजिए। नमस्कार।